नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले हमने नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र को देखा था। अब जो देखना है वह है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मध्य देश का जो प्राकृतिक भाग है वह, उसको यदि अगर हम उसकी स्थिति देखें तो इसके पश्चिमी भाग में मध्य भारत का पठार है। यहाँ पर मध्य भारत का पठार है और दक्षिण पश्चिमी भाग में हम देखते हैं मालवा का पठार है। और दक्षिणी भाग में यदि अगर हम देखें तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। दक्षिण पूर्व की तरफ हम देखें तो यहाँ बघेलखंड का पठार है और पूर्व की तरफ देखें तो यहाँ पे रीवा पन्ना का पठार है। एक बार फिर से हम समझते हैं इस चीज को। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार के यदि अगर पश्चिमी हिस्से में देखें तो मध्य भारत का पठार है और दक्षिण पश्चिमी हिस्से पे, ये दक्षिण पश्चिमी हिस्सा यहाँ पर मालवा का पठार है और दक्षिणी हिस्से में नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र और सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में यदि अगर हम देखते हैं, चलिए अब बुंदेलखंड का हमको क्षेत्रफल देखते हैं तो यह इसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर। बुंदेलखंड का क्षेत्रफल कितना है? 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7.69% है। ठीक है, लगभग इसको आप 7.7% भी लिख सकते हैं। तो बुंदेलखंड का क्षेत्रफल कितना है? 23,733 वर्ग किलोमीटर। इसका अक्षांशीय विस्तार हम देखें, अक्षांशीय विस्तार तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 60 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के कितना, 24 डिग्री 60 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार यदि अगर हम देखें तो 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर के 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है, पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। यदि इस पठार के सेल समूह की बात करें तो इस पठार का निर्माण प्री कैम्बियम काल में, प्री कैम्बियम काल जो आर्कियन क्रम की जो चट्टाने हैं, ग्रेनाइट नीस चट्टानों से बुंदेलखंड पठार बना हुआ, और आर्कियन क्रम की चट्टानें सर्वाधिक मात्रा में कहीं पाई जाती हैं तो वो बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। तो गुलाबी नीस, विंध्यन सेल समूह और बिजावर सीरीज के अपरदन से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। किससे? जो गुलाबी नीस है, मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपरदन से जो नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है, विंध्यन सेल समूह और बिजावर सीरीज के अपरदन से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि नीस, ग्रेनाइट, विंध्यन सेल समूह, विंध्यन सेल समूह और बिजावर सीरीज के अपरदन से हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्षेत्र में हमको ये देखने को मिलता है। यदि इस क्षेत्र का हम तापमान देखें तो तापमान, यह गर्मी में अधिक गर्म रहता है ये क्षेत्र, और ठंडी में अधिक ठंडा रहता है। 40 से 42 ऑन सेल्सियस जो है इस क्षेत्र का तापमान गर्मी के दिनों का है। यदि हम ठंडी के दिनों का तापमान देखें तो लगभग 10 ऑन सेल्सियस जो है यह ठंडी के दिनों का तापमान हमको देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में यदि अगर हम देखते हैं तो इस क्षेत्र की जो वर्षा है वह 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर के बीच इस क्षेत्र में हमको वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। इस क्षेत्र की वार्षिक वर्षा कितनी है? 75 सेंटीमीटर से लेकर के 103 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र की यदि अगर हम औसत ऊंचाई देखें तो लगभग जो है 400 मीटर के आसपास जो इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई हमको देखने को मिलती है। यदि हम बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी देखें, ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी इस क्षेत्र की है 1172 मीटर ऊंची चोटी है, सिद्ध बाबा की चोटी कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो सबसे ऊंची चोटी हमको आगे पढ़ना है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी हमको देखने को मिलेगी, वह है धूपगढ़ की चोटी जो है, धूपगढ़ जो कि महादेव श्रेणी में है। धूपगढ़ की चोटी यह 1350 मीटर है। सेकेंड नंबर में आ जाएगी सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर। इसके बाद हमको देखने को मिलेगी
जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी में अमरकंटक की चोटी, वह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 1127 मीटर के आसपास लगभग हमको देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है? इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। अब नदियां, नदियां देखें इस क्षेत्र में कौन कौन सी बहती हैं, तो एक मैं आपको बता देता हूँ, सिंध नदी है। सिंध नदी इस क्षेत्र में बहती है। सिंध की सहायक नदी है पहुज, पहुज नदी है, पहुज नदी है। और उसके बाद बेतवा, बेतवा की सहायक नदी कौन सी है? धसान। और एक नदी है केन। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं सिंध, पहुज, बेतवा, धसान, केन। सिंध, पहुज, बेतवा, धसान, केन, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। ये हम नदी के, जब नदी का चैप्टर हम देखेंगे तो इसमें जो महत्वपूर्ण है बेतवा नदी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा कि बेतवा नदी को जो है क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। और जो केन और बेतवा नदी, बेतवा केन लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आती है। इस क्षेत्र में जो प्रमुख जिले कौन कौन से, तो आप यदि अगर मध्य प्रदेश का मैप देखते होंगे तो मैप में आप रीडिंग करेंगे तो ये फैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे पन्ना का कुछ हिस्सा ले लीजिए, यहाँ छतरपुर ले लीजिए, यहाँ टीकमगढ़, टीकमगढ़ जैसे ऊपर निवाड़ी, और यहाँ पर दतिया का क्षेत्र आ जाएगा और ग्वालियर का कुछ क्षेत्र आ जाएगा। तो ये बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो प्रमुख जिले इस तरह से हो जाएंगे। पन्ना का क्षेत्र छतरपुर, छतरपुर के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़ के ऊपर जो निवाड़ी, दतिया, ग्वालियर, ये है इस पठारी क्षेत्र के प्रमुख जिले हैं। अब ये इस क्षेत्र में हम देखते हैं प्रमुख फसल। इस बुंदेलखंड की यदि कोई प्रमुख फसल है तो आप ये दो प्रमुख फसलें याद रखिएगा, गेहूं और सरसों। ठीक है, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं? गेहूं और सरसों इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। यदि वनोपज की बात करें तो बुंदेलखंड में यदि सबसे ज्यादा यदि किसी चीज के वृक्ष पाए जाते हैं तो वह है सागौन के वृक्ष। किसके वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है सेंजा, तेंदू, आंवला, अमलतास इत्यादि जो है प्रमुख वनोपज है। सेंजा, तेंदू, आंवला, अमलतास जो है। बबूल भी मिलता है, ठीक है, और महुआ भी मिलता है, ठीक है, खैर वृक्ष भी यहाँ पर मिलता है। तो ये प्रमुख वनोपज है। प्रमुखता से हम देखते हैं सागौन वृक्ष है, सेंजा, तेंदू, आंवला, अमलतास, बबूल, महुआ, खैर, सेमल वृक्ष भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं प्रमुख वनोपज के रूप में। कौन कौन सी नदियां हमने देखी? सिंध देखी, पहुज देखी, सिंध की सहायक पहुज, बेतवा, बेतवा की सहायक धसान, और केन यहाँ की प्रमुख नदियां है। तापमान हमने देखा 40 से 42 डिग्री, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी, ठंडी में अधिक ठंडी, जो है ये शीतकालीन तापमान होता है 10.5 इसके बाद यदि हम यहाँ पर खनिज संपदा देखें तो खनिज संपदा में हम देखते हैं कि जो छतरपुर का क्षेत्र है और पन्ना का क्षेत्र है, यहाँ पर हीरा हमको प्रमुखता से देखने को मिलता है। और छतरपुर में ग्रेनाइट, हीरा और ग्रेनाइट पाया जाता है, और पन्ना जिले में हीरे की प्रमुख खदान है। और छतरपुर और पन्ना जिले हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की यदि हम मिट्टी देखें तो यहाँ पर लाल दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये अलग, ये वाला फैक्ट हमको जो है ऊपर लिखना है, यदि जब भी हम मेंस लिखेंगे तो सबसे पहले आप अक्षांशीय विस्तार बतला दें, क्षेत्रफल बतला दें, तापमान, वर्षा, मिट्टी, कृषि, खनिज, इनको सबसे पहले प्रमुखता से सबसे आगे लिखना है। ठीक है, मिट्टी लाल दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब पर्यटन स्थल की यदि अगर बात करते हैं तो पर्यटन स्थल देखिए दतिया में सोनगिरी, दतिया में क्या है? सोनागिरी जो है पर्यटन स्थल कहाँ पर है? दतिया में है। और जो इस क्षेत्र का जो सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो न केवल जो है मध्य प्रदेश बल्कि भारत, और ना ही केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, खजुराहो। ठीक है, कौन सा पर्यटन स्थल है? खजुराहो। और ये जो खजुराहो है ये चंदेलों की राजनीतिक स्थली रहा है। तो ये खजुराहो यहाँ का जो है प्रमुख दर्शनीय स्थल है, और सोनागिरी दतिया का प्रमुख दर्शनीय स्थल हमको यहाँ पर देखने को मिलता
है। यदि उद्योगों की बात करें, उद्योगों में यदि अगर हम देखें तो छतरपुर, दतिया और टीकमगढ़ में बीड़ी उद्योग, इस क्षेत्र में क्या प्रमुख उद्योग देखने को मिलता है? बीड़ी उद्योग यहाँ पर जो है प्रमुखता से हमें देखने को मिलता है। तो पर्यटन स्थल में दतिया का सोनगिरी, खजुराहो और छतरपुर में, ये छतरपुर में है, और छतरपुर में एक और महोबा, ये दो प्रमुख छतरपुर जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में आते हैं। यह जो बुंदेलखंड है, यदि कर बुंदेलखंड को, हालांकि जनरली चर्चा प्राकृतिक भागों में शब्दों की सीमा, और शब्दों की सीमा से बाहर हमको नहीं लिखना है, क्योंकि बाकी प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो यहाँ पर हमको शब्दों की सीमा को ध्यान रखना है, क्या जरूरी लिखना और क्या जरूरी नहीं लिखना, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन अब ये टॉपिक है तो हम इस टॉपिक में एक चर्चा थोड़ी सी और कर लेते हैं कि यह जो सांस्कृतिक यदि कर और लोक परंपरा की यदि अगर स्थली कहें तो बुंदेलखंड एक मध्य देश की एक अलग संस्कृति को जीवित किए हुए है। यदि अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, तो यहाँ का जो प्रमुख जगनिक द्वारा लिखा हुआ 1000 साल पुराना आलाखंड है, जो यहाँ पर लोगों के द्वारा जो है मुखाग्र रूप से गाया जाता है आलाखंड। और खुशी के अवसरों पर यहाँ पर राई नृत्य, बधाई नृत्य, हरदौल की मनौती, सहरा नृत्य होता है, स्वांग नाट्य है। तो ये जो इस क्षेत्र के प्रमुख है, बधाई नृत्य हो गया, राई नृत्य हो गया, हरदौल की मनौती हो गया, बुंदेलखंड के प्रमुख हैं। अब बात आ जाती है कि बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि ईश्वरी की फागें यहाँ पर जो है होली के अवसर पर गाई जाती हैं। घा की कहावतें, जो कृषि वैज्ञानिक कहे जाते हैं, जिन्होंने कृषि का अनुमान, आज भी जो है भारत के कृषि वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक घा की कहावतों से एक अनुमान लगाते हैं कि कब वर्षा होगी, कब नहीं होगी। तो ये एक यहाँ के ऐतिहासिक, हम कह लें कि जो सांस्कृतिक धरोहरों में ये लोग थे। ईश्वरी की फागें, जगनिक की आलाखंड, और घा, जो कृषि वैज्ञानिक थे, घा कहते थे शुक्रवार की बादरी और शनिचर की छा, घा कहे सुन घागनी बिन बरसे ना जा। तो एक अनुमान था वर्षा का, वह अनुमान लगाते थे। ठीक है, तो ये हो गया जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड के दिगर पठार की हम बात करें तो ये प्राचीन नल दमयंती राजाओं से लेकर के जो वर्तमान खजुराहो जो मंदिर बना हुआ है चंदेलों के द्वारा बनाया हुआ है, तो चंदेलों की राजनीतिक स्थली रहा है। तो इस तरह से हमने जो है बुंदेलखंड को देखा। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। बुंदेलखंड का पठार क्षेत्रफल कितना है? 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो लगभग जो है 7.7% मध्य देश के कुल क्षेत्रफल का है। अक्षांश विस्तार देखें 24 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरी विस्तार यदि हम देखते हैं 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर के 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। सेल समूह देखें नीस, ग्रेनाइट, विंध्यन सेल समूह बिजावर सीरीज के अपरदन से यह बना है। और बुंदेलखंड की जो सतह है वह लहरदार है। ठीक है, इसका सतह कैसी है? लहरदार है। यहाँ पर यदि तापमान देखें तो गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है 40 से 42 अंश सेल्सियस टेम्परेचर, ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है जो शीतकालीन तापमान 10 अंश सेल्सियस। यदि औसतन वर्षा हम देखते हैं तो 75 से 103 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। औसत ऊंचाई यदि हम देखें तो लगभग 400 मीटर के आसपास औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी, जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। नदियां सिंध की सहायक नदी पहुज, बेतवा की सहायक नदी धसान और केन। बेतवा और केन मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत है। जिले यदि अगर देखें तो पन्ना, कुरुक्षेत्र, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया और ग्वालियर, ये प्रमुख जो है यहाँ पर जिले हैं। प्रमुख फसलें देखें तो गेहूं और सरसों। प्रमुख वृक्ष देखें वनोपज सागौन, सेंजा, तेंदू, आंवला, मलतास, बबूल, महुआ, खैर और सैमल प्रमुख वृक्ष यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। खनिज संपदा अगर देखें तो हीरा और ग्रेनाइट है। ठीक है, पर्यटन स्थल देखें सोन दतिया में सोनागिरी, छतरपुर में खजुराहो और महोबा प्रमुख पर्यटन स्थल है। मिट्टी कैसी है? यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी है। उद्योग जो है दतिया, छतरपुर और टीकमगढ़ में बीड़ी उद्योग प्रमुखता से देखने को मिलता है। तो इतनी बातें बुंदेलखंड के पठार में। बहुत लगभग हमने सारे फैक्ट कवर किए, मेंस के हिसाब से भी, प्री के हिसाब से भी।